नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अंबानी के बेटे की शादी हो रही है और शादी का कवरेज, अगर ये गोदी मीडिया का दौर ना होता या कहें कि आज से 20 साल पहले जब पत्रकारिता पर पूंजीवाद का प्रभाव ना पड़ा होता, जब पत्रकारिता धन्ना सेठों की जेब में नहीं बैठी थी, तब अगर ये इवेंट होता तो इसकी कैसी कवरेज होती, पत्रकार क्या लिख रहे होते और कौन कौन से तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखे जा रहे होते। आज मैं उसी तरीके से आपके सामने देश की हकीकत इस शादी के संदर्भ में रखने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अपनी अमीरी का भारत का सबसे अमीर आदमी किस तरह प्रदर्शन कर रहा है, इसकी जो फूहड़ प्रदर्शन है, सोने के कपड़े पहन के कभी खड़े हो जाना, कभी कुछ, सचमुच के सलमान खान को बारात में नचाना, सचमुच की प्रियंका चोपड़ा को बारात में नचाना, ये सब जो हो रहा है, इस पे पहले हम देखेंगे कि ये खर्चा कितना और कैसे हो रहा है, और इसके बाद हम आएंगे कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, और तीसरा हम आएंगे कि इन अंबानी साहब को किस तरह से इस देश ने दोनों हाथों से अपना सब कुछ लुटा के पैसा दिया है, और चौथा आप आएंगे सारी कीमत हमारी देश की जोखिम पे, और चौथा आप आएंगे कि देश की ये जो दुर्दशा है इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो उनकी जो सुरक्षा की खबरें आ रही हैं उसमें ये कि जो एनएसजी के कमांडो हैं, जो स्पेशली आतंकवादी ऑपरेशन के लिए एक विंग तैयार की गई है, वो वहाँ सुरक्षा कर रहे हैं। एनएसजी वही है, याद कीजिए, जिन्होंने ताज होटल में मुंबई में 26/11 हुआ था तो पूरा होटल आतंकवादियों से मुक्त कराया था। ये ख़ास तौर पर कमांडो आतंकवादियों से लड़ने के लिए ट्रेंड किए गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इनका नाम है। लेकिन ये खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है, और कई बार ऐसी झूठी खबरों को मार्केट में फ्लोट कर दिया जाता है। उसके बाद जब ऐसी झूठी खबरों को सब लोग अपनी खबरों के बीच में शामिल कर लेते हैं तो सोशल मीडिया पे फैक्ट चेक के नाम पर सभी नेगेटिव खबरों को हटाने का एक बढ़िया हथियार तैयार हो जाता है। इसलिए इस खबर को अभी हम संदिग्ध की कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसके अलावा अंबानी के बेटे की शादी में रामदेव नाच रहे हैं, प्राइवेट जेट लगाए गए मेहमानों के लिए, सचमुच का सलमान खान, सचमुच की प्रियंका चोपड़ा सब डांस कर रहे हैं। जो शादी का कार्ड छपा है उसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है एक कार्ड की। प्री वेडिंग समारोह हुआ जामनगर में, इसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए। 350 से ज़्यादा मेहमानों के लिए हवाई यात्रा उपलब्ध कराई गई। रिहाना जैसी जानी मानी पॉप सिंगर को बुलाया गया। इटली में प्री वेडिंग समारोह हुआ, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए। हवाई यात्रा, 12 निजी विमान और लग्जरी कारें। कई नामी हस्तियां, लग्जरी कार का मतलब है वो 2-2, 3-3 करोड़ वाली कार। ये मत समझ लेना आपकी मेरी स्विफ्ट डिजायर जो है वो लग्जरी है। इसके अलावा 3000 करोड़ रुपए शादी के समारोह में खर्च हुए हैं। करोड़ों रुपए की घड़ियाँ, कश्मीर, बनारस और राजकोट से मंगाए गए तोहफे, हल्दी और मेहंदी में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सब चीज़ें, इसके अलावा जस्टिन बीबर मनोरंजन करने आए और बहुत सारे लोग आए। उनकी फ़ीस क्या, ये आपको पता है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन मेरे वीडियो का मकसद ये बताना नहीं है कि कितना कैसे खर्चा हुआ, कितनी महान शादी हुई है। तो इस तरह से पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, और ये जो पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, इस पैसे को बहाने के साथ साथ सरकारी सेटअप किस तरह से इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ये भी आप देख लीजिए। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, और इस बार भी सरकारी पुलिस वहाँ सुरक्षा कर रही है। हाल में लोगों ने इस शादी के खर्चे को मोबाइल फ़ोन के बिल बढ़ाने से जोड़ दिया। अगर मोबाइल फ़ोन से बिल बढ़ा तो कितना बढ़ा, इसका अंदाज़ भी हम लगाते हैं। तो उसमें प्रीपेड पोस्टपेड प्लान में जो वृद्धि देखी गई है वो करीब 20 से 25% तक, 10 से 25% के बीच में लोगों के प्लान महंगे हुए हैं। अगर हिसाब लगाएं तो एक यूज़र से जियो हर महीने
₹29 अब ज़्यादा वसूल करेगा। 433.52 मिलियन यूज़र हैं, यानी 43 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं जियो के। और जियो टैरिफ बढ़ाने से एक माह में 1256 करोड़ रुपए और एक साल में 15,072 करोड़ रुपए कमाने जा रहा है। 15,072 करोड़ रुपए हर साल। 4 कॉमनवेल्थ, वो 4 G20 हो जाएंगे। मोदी जी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि G20 करके हमने दुनिया में नाम रोशन कर लिया, 4 हो जाएंगे। ये कमाई हमारे सामने केवल मोबाइल फ़ोन से है। इसको सरल करने के लिए लोग कह रहे हैं कि इस शादी करने के लिए उन्होंने इतना पैसा जनता से वसूल कर लिया, जबकि सच ये है कि ये शादी वादी तो बहुत छोटी चीज़ है। इस तरह से मोटी मोटी लूट का सिलसिला लगातार चलता रहता है। ये हमारा ही छीना हुआ पैसा है जिससे हमारे साथ ऐश की जा रही है। कोई कारण नहीं था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं था बिल बढ़ाने का। सरकार आगे आ रही है, कह रही है 5G लाए हैं तो खर्चा होगा इसलिए दाम बढ़ाया तो ठीक किया, लेकिन ये कंपनी 5G ला चुकी है, उसके बावजूद लगातार मुनाफे में चल रही थी। ये रिकॉर्ड में है, मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। अब आपको लेके चलते हैं कि जब पुतिन के पास मोदी जी जाते हैं, गले मिलते हैं, तो पुतिन सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को क्यों दे रहा है। मोदी जी पुतिन के पास जाते हैं तो उनकी पुतिन से मुलाकात के बीच में अंबानी कहाँ है। अंबानी के ज़रिए मोदी जी ने पुतिन को भरपूर मदद पहुंचाई और वो मदद रूस के कच्चे तेल के इंपोर्ट के तौर पर थी। अब आप रूस से कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस का तेल खरीदने पे। यहाँ तक कि प्राइस की सीलिंग तक लगा दी कि इससे महंगा कोई कच्चा तेल खरीद नहीं सकता। लेकिन अंधाधुंध कच्चा तेल भारत खरीद रहा था। भारत ने अभी हाल में अप्रैल में 40% फिर से 40% बढ़ोतरी दर्ज की है कच्चे तेल के आयात में। यानी रूस को जब पूरी दुनिया लड़ रही थी, उस समय मोदी जी देश के रिस्क पे, अगर प्रतिबंध लगते तो भारत पे लगते, भारत के नागरिकों पे लगते, प्रतिबंध लगते तो इस देश को नुकसान होता, अगर कोई और एक्सट्रीम एक्शन होता तो भारत के खिलाफ होता, किसी और के खिलाफ नहीं होता। उससे गरीबी फैलती, मंदी आती, कुछ भी होता, भारत के लोग झेलते, मोदी जी नहीं झेलने वाले थे। लेकिन अंबानी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। एक डाटा है कि भारत ने 6.5 अरब से ज़्यादा, एक आंकड़ा है कि भारत ने 6.5 अरब रुपए से ज़्यादा, 6.5 अरब डॉलर से ज़्यादा तेल के प्रोडक्ट यूरोप को भेजे हैं। और वो कौन से? रशियन ऑयल से बनाए हुए प्रोडक्ट। मैं आपको अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं कि भारत में जो रूसी तेल आ रहा है, उस रूसी तेल के सस्ते मिलने का लाभ हम नागरिकों को नहीं हो रहा है। हम नागरिकों के ऊपर जोखिम है। अमेरिका अगर किसी भी प्रकार का एक्शन लेता है तो भारत के नागरिकों पर लेगा, लेकिन उसका फ़ायदा हमको नहीं मिल रहा है। हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, वहाँ से कच्चा तेल आया, उसका अंबानी ने पेट्रोल बनाया और पेट्रोल यूरोप को, जिन देशों के रूस से तेल खरीदने पर रोक थी, उनको तेल का पेट्रोल डीजल बना के, उसके उत्पाद बना के भारत से भेजे गए। अंबानी साहब ने पैसा कमाया और ये है 6.5 अरब अमेरिकन डॉलर। 6.5 अरब अमेरिकन डॉलर कितने होते हैं, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। 2-4 पाकिस्तान जैसे देश तर जाएंगे। एक फैसले से मोदी जी के इतना फ़ायदा तेल रिफाइनरीज़ को हुआ। भारत ने, जो भारत की नेशनल कंपनियां हैं, उन्होंने रूस से करार ही नहीं किया था तेल इंपोर्ट करने के लिए। तो रूस ने कहा कि आपसे करार नहीं हुआ, इसलिए आपको रूस ने, हम तेल नहीं देंगे। और अंबानी लगातार तेल मंगा रहे थे। तो ये जो मोटा मुनाफा है, ये G7 लेड कोलिशन कंट्रीज जो हैं, उनको जो रशियन क्रूड ऑयल को दूसरे उत्पादों में बदल के भेजा गया है, उससे अंबानी साहब ने कमाया है। और ये सस्ता तेल पुतिन के लिए मोदी जी ने खरीदा, या कहें अंबानी को खरीदवाया। जोखिम देश का जो भी रहा हो,
मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये हम सबकी जानकारी में है। भारत को जो नुकसान हुआ वो ऐसे अंदाजा लगाइए, विदेशी मुद्रा का तो हमको नुकसान हुआ ही, भारत को इंपोर्ट की जो कॉस्ट थी भारत की वो 2.7 अरब बढ़ गई। ये खबर है राइटर्स की, और जो नवंबर 23 में प्रकाशित हुई है। ये लगातार रूस का तेल जो हमने खरीदा उससे भारत को जो नुकसान हुआ है, और वो नुकसान देश को हुआ है, अंबानी साहब का खजाना भरा है। वो तो उनका मन नहीं था, वरना वहाँ वो एक आध मोदी जी टाइप के बड़े बड़े नेता का भी डांस करा देते। जो नेता हैं उनका मैं बताऊंगा लिस्ट कौन कौन सी बड़ी खबरें। एक और खबर एनडीटीवी की जो बता रही है, 2023 मई की खबर है, 2 गुजरात की रिफाइनरीज ने बढ़िया मुनाफा कमाया है रशियन ऑयल से। ये तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था। ये हुआ है इस देश में इस तरह से दोनों हाथ से। ये तो बात केवल हमने तेल की है और टेलीकॉम की है। बाकी तो आप बिजली की कहानी जानते हैं, वहाँ दूसरा लाला है। किस तरह से कोयले के इंपोर्ट में भारत सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया कि कोयला 10% आपको विदेशी खरीदना ही पड़ेगा, और विदेशी कोयले का दाम भारत के कोयले से 10 गुना था। यानी अगर कोई बिजली कर 100 किलो कोयला इस्तेमाल कर रहा है, तो भारत का कोल इंडिया का कोयला जो है वो अगर 100 रुपये में 9 किलो खरीदेगा, तो विदेशी कोयला 100 रुपये में 1 किलो खरीदेगा। ये एक हमारे सामने सीधा गणित है हमारे सामने। उसके बावजूद हुआ ये कि कोयले की जिस तरह की क्वालिटी आई, खराब, घटिया, धुआं फेंकने वाला, कम ऊर्जा पैदा करने वाला कोयला बढ़िया कोयले के दाम में भिड़ा दिया गया। उसकी जांच भी चल रही है। ज़्यादा जाऊंगा तो अडानी साइड चला जाएगा मामला। लेकिन मसला क्या है, हम अगर आज से 20 साल पहले रिपोर्टिंग देखते तो पत्रकार ये आंकड़े निकाल के लाते कि इस देश में अमीरी का नंगा नाच हो रहा है, और ये अमीरी किसी आदमी ने कुएं से पानी खींच कर पैदा नहीं की है। ये अमीरी इस देश की सरकार के जो इन्फ्लुएंस है और इस देश की सरकार की जो फैसला लेने की ताकत है, उस ताकत का जो ताकत इस देश की जनता ने दी है, उस ताकत का जनता के ही जोखिम से, जनता के ऊपर ही और जनता की जेब से पैसा निकाल कर इस्तेमाल करके इन लोगों के घर भरे गए हैं। उस पैसे से ये ऐश हो रही है। जो सलमान खान का डांस, प्रियंका चोपड़ा का डांस, बाबा रामदेव, पतंजलि का डांस आप देख रहे हैं। अब भारत की स्थिति देखिए आम नागरिक की, हम पे क्या असर पड़ा। भाई राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोयले की जो है आपका पैसा बिजली खरीद रहे महंगी अडानी की जेब में जा रहा है, तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन महंगा कोयला अडानी से खरीदने के कारण आपने 1-1 यूनिट बिजली जलाई है, पैसा अडानी के पास गया है। और इस तरह अडानी अंबानियों पे मेहरबान होने के कारण सरकार के हालत यह है कि भारत ने 50 साल में सबसे कम भारत के लोगों की आज घरेलू बचत है। यानी महीने में जो पैसा आप बचा लेते थे अपनी आमदनी से, खर्चे से पैसा निकाल के, वो 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, सबसे कम है। क्योंकि लोगों के पास जो पैसे वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए बचा के रखना चाहते हैं, वो पैसे है ही नहीं। घरेलू बचत 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर गिर गई है। इस पे बाकायदा एक पूरा का पूरा डाटा सामने रखा है। खड़गे ने इसको लेकर मोदी जी को एक चिट्ठी भी लिखी है। अब आ जाइए, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट बताती है कि भारत के सबसे करीब 50%, सबसे गरीब 50% जो लोग हैं, वो भारत का 64% जीएसटी चुका रहे हैं। यानी जो आदमी 10 रुपये रोज़ कमा रहा है, 20 रुपये रोज़ कमा रहा है, 40 रुपये रोज़ कमा रहा है, 30 रुपये रोज़ कमा रहा है, ऐसी जो आधी आबादी है वो देश का 64% जीएसटी चुका रही है। और जो अमीर हैं, सबसे अमीर लोग हैं, वो सिर्फ 3 से 4%। यानी अंबानी जीएसटी पर 3 से 4% पैसा दे रहा है, और हम और आप 64-65%। मैं भी उसमें नहीं हूँ, मैं भी अमीरों में हूँ। जो 64-65% गरीब दे रहे हैं मैं उसमें भी शामिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं 50% जो ऊपर वाले में आता हूँ। जीएसटी की जो खबर है उसमें ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि कुल 2/3 यानी 64% हिस्सा देश की जो गरीब आबादी है वो चुका रही है जीएसटी का। मिडिल क्लास का योगदान 1/3 जीएसटी
मतलब 33% जीएसटी जो मिडिल क्लास है वो दे रहा है, 64% मिडिल क्लास जो 50% नीचे वाले लोग हैं वो दे रहे हैं, मिडिल क्लास जो 40% है देश का उसके ऊपर वाला वो दे रहा है वो दे रहा है 1/3 जीएसटी, यानी 33% वो दे रहा है, और धनी वर्ग दे रहा है जो 10% टॉप के 10% लोग हैं वो 3 से 4% ही जीएसटी दे रहे हैं। ये आंकड़े 21-22 के हैं। और इसके अलावा अलग अलग तरह की आय की असमानताओं की बात भी ऑक्सफैम ने की है। उसने कहा है कि 1% सबसे अमीर आबादी के पास भारत की 40.6% से ज़्यादा दौलत है। गरीब लोगों की स्थिति सबसे खराब है, उनके पास भारत की टॉप 50% आबादी जो नीचे की जो जीएसटी 64% दे रही है उसके पास भारत की कुल संपत्ति का कुल वेल्थ का सिर्फ 3% है। जिनके पास इस देश की संपत्ति का 3% है वो 64% जीएसटी चुका रहे हैं। जिनके पास इस देश की संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा है वो चुका रहे हैं 3%। जो लोग कहते हैं टैक्स पेयर्स मनी, गरीबों को खैरात समझते हैं, एक मिडिल क्लास का एक नैरेटिव देने की कोशिश की थी हमारी सरकार ने, वो जान लें कि गरीब ही पिस रहा है, वो ही लुट रहा है। भारत में अरबपतियों की संख्या 166 हो गई है जो पहले 102 थी, यानी अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। इनकम इनइक्वालिटी का एक डाटा मैंने आपको दिया था, मैं दोबारा से आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 1% टॉप के जो हैं वो 53 लाख पर एनम एवरेज इनकम वाले हैं, टॉप के 1%। टॉप के 10% 13.5 लाख पर एनम वाले हैं, 40% 1,65,000 पर एनम मतलब सालाना वाले हैं। नीचे के 50% जो हैं वो 17,163 रुपये 71,163 रुपये सालाना कमाने वाले एवरेज, ये नीचे के 50% की बात हो रही है जो 64% जीएसटी दे रहे हैं। और जो इस देश में 1% लोग देश की 22% कमाई लूट रहे हैं वो सिर्फ 3% जीएसटी दे रहे हैं। इसके साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि ये जो गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, तो अमीरों के ये तमाशे तो आप देखोगे ही, शादी ब्याह भी देखोगे, महंगी महंगी गाड़ियां भी देखोगे, सोने के सूट भी देखोगे, द्वारकाधीश को लगा के वो लहंगे में नाच रही है उनकी बहू, कोई नहीं बोल रहा है। आप जरा करके दिखा देना। अब्दुल ने कर दिया तो पीट पीट के मार डालेंगे उसको, लेकिन वहां पर सब बिछे हुए हैं। दुर्भाग्य ये है कि इस देश का जो टॉप का क्लास है, खास तौर पर जो लोग ये बात करते हैं कि ये असमानता नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग कहलाते हैं समाजवादी। समाजवादी लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि देश की जो संपत्ति और संपदा है वो संपदा और संपत्ति समाज के पास होनी चाहिए, उस पर समाज का हक होना चाहिए, उत्पादन के साधन समाज के पास होना चाहिए। जैसे कि आजकल आप बीएसएनएल की बात कर रहे हो कि बीएसएनएल जो है उससे हम सिम खरीदेंगे, अंबानी हमको लूट रहा है, मित्तल हमको लूट रहा है। तो जो बीएसएनएल है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो संसाधन समाज के पास हुआ क्योंकि सरकार समाज की है और सरकार उसको चलाती है। लेकिन जो समाजवाद के समर्थक हैं कौन हैं? लालू यादव और तो और अखिलेश यादव, वो तो समाजवादी पार्टी नाम से पार्टी चलाते हैं। ये लोग उस अंबानी की शादी में हाजिरी लगाने गए। जो इस देश में समानता की बात करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को, बीजेपी की तो बात ही नहीं करता, और राजनाथ सिंह जा रहे हैं, निर्मला सीतारमण जा रही हैं, मोदी जी जा रहे हैं। अब जब वित्त मंत्री जिस उद्योगपति के घर की शादी में जा रहा है, वो अगले अब जब आने वाले समय में बजट बनाएगा वो उसको कैसे नाराज़ कर सकता है? सादा सी बात है। मेरे से किसी ने पूछा था कि ये शादी में जाना चाहिए कि लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, ऐसा है, अगर आप में गैरत है जरा सी भी, और अगर आप किसी के घर जा रहे हो, वो आपको अपने घर बुलाए, आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर बुलाओगे तो क्या वो आएगा? अगर वो नहीं आया तो ऐसे आदमी के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर रिश्ता हो गया, फिर वो आपको कुछ नहीं समझेगा। जहां इज्जत है वहीं पे रिश्तों में जाना चाहिए, शादी ब्याह जो भी चीज़ हो। ये जितने लोग जा रहे हैं पैसे के लालच में, कभी ये बुला के देखें अंबानी को चपरासी भी नहीं भेजेंगे। अंबानी के अपने कर्मचारियों को नमकीन का पैकेट भेजा गया, हल्दीराम की भुजिया और एक चिवड़ा का पैकेट,
और कुछ बर्फी वर्फी सी है अपने कर्मचारियों को। और इस देश का जब मैंने बातचीत शुरू की थी कि तो इस देश का मीडिया अगर 30 साल पहले लिखता, 20 साल पहले लिखता तो क्या लिखता, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज क्या लिख रहा है? आज ये लिख रहा है कि अपने बेटे की शादी में अंबानी ने भंडारा किया है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स जैसा अखबार लिखता है जिसको नज़र रखनी है आर्थिक गतिविधियों पे, कि अंबानी की शादी में जब हो रहा है भंडारा तो कितना महान परोपकारी काम है। अरे भैया, सड़क पे हर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक भंडारा खड़ा होता है, हमारे आपके जैसे लोग रोज कर रहे होते हैं, कभी आपने उसके लिए तो नहीं लिखा। इसको फिलैंथ्रोपी कह रहे हो आप, भंडारा करने को, लड़के की शादी के मौके पे भंडारा कर रहे हो, लोगों को खाना खिला रहे हो, पूरी सब्जी, वो भी खड़े होकर बांट रहे हो, भगोने में रख के आदमी खड़ा हो गया है थर्मोकोल की प्लेट में, और उसको आप कह रहे हो भंडारा, और कितना बड़ा परोपकार है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए अगर इकोनॉमिक टाइम्स शादी के भंडारे को इस तरह से महिमा मंडित करेगा, मैं उसकी भी कटिंग लगा रहा हूँ आपके सामने, तो इस देश का क्या होने वाला है। सब तरफ सारी चीज़ें दिख रही हैं। जो समाजवादी पार्टी वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि लालू यादव, अखिलेश यादव क्यों गए? अगर आपका राजनीतिक विरोध है पूंजीपतियों के खिलाफ, आप उनके घर में घुसे रहोगे तो इस देश के वंचित तबके को कैसे न्याय दिलाओगे? आप तो सामाजिक न्याय की बात करते हो, आप तो गरीब की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, और आप तो अकड़े के बीच में बैठे हो, पूंजीपति के बीच में बैठे हो। ये अपने आप में इस देश की राजनीति का चरित्र है। इसीलिए मैं राहुल गांधी की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे पता हो किसी नेता की इतनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो दिख रहा आंखों से वो आदमी जो नहीं गया ना, जब ये निमंत्रण देने उसके घर पे गए थे, वो मजदूरों के पास बैठा हुआ था। ये अंतर देखने में दिखता है। आप कह सकते हो प्रतीकात्मकता, मैं मानूंगा, सचमुच में ये प्रतीकात्मकता है, क्योंकि राहुल गांधी जो ये करके दिखा रहे हैं, उन्हीं की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पूंजीवाद घुसाया था। इन्हीं के नरसिंह राव थे, इन्हीं के मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री, बाद में वही प्रधानमंत्री बने। तो बात यह है कि पूंजीवादी तो ये भी हैं, लेकिन जो समाजवादी हैं उनका चरित्र क्या है, ये हम देख रहे हैं। अब आपके मन में भी विचार आएगा कि क्या क्या इसमें बदलाव और सुधार हो सकते हैं। सबसे बड़ा ये सुधार हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी सोशल पेंशन, बेरोजगारी का जो भत्ता होता है, फूड असिस्टेंस, वो नहीं कि मुफ्त में अनाज दे दिया, खाने पे सब्सिडी दीजिए आप, गरीब आदमी को सस्ता खाना मिले। अगर ये अमीरी गरीबी का भेद मिटाना है तो सरकार के जो पैसे टैक्स वसूल रही है उसको अमीरों के कर्जे माफ़ करने के बजाय इन गरीबों को दिया जाए, ताकि कम से कम इनका जीवन स्तर उठे। इसके अलावा जो कराधान है वो प्रगतिशील होना चाहिए, उसमें अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए, छोटों पे कम टैक्स करना चाहिए। मिनिमम वेजेज बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मजदूरी तो अंबानी कराएगा इनसे। अगर आप न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएंगे तो कुछ पैसा उसको ढीला करना पड़ेगा। श्रम कानूनों में श्रमिकों के अधिकार बढ़ाने चाहिए, जो हमारे देश में लगातार छीने जा रहे हैं। भैया 8 घंटे, एक सदी हो गई है, दुनिया में तय हुआ था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराएंगे। अब 12 घंटे से काम हर तरफ आदमी करा रहे हैं, 9 घंटे काम करा रहे हैं, सरकार खुद कानून ला रही है। तो ये जो अन्याय अंधकार है इसको तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे नुकसान ही होता है। आप एक आदमी से 12 घंटे काम कराते हो, दूसरे से 12 कराते हो, तो जो 3 आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए थी वो 2 को मिलती है। इसके अलावा जो लिंग की असमानता है, स्त्री पुरुष का भेद है, उसको दूर करना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए। जवाबदेह सरकार के बहुत से लोग विरोधी हैं, भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए और तमाम सारी चीज़ें। लेकिन सोशल सिक्योरिटी और कराधान यानी टैक्स लगाना चाहिए। भारत में कॉरपोरेट टैक्स 30% होता था, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो कमाई करेंगे इस पर इनको 30% टैक्स देना पड़ेगा। भाई मेरा और आपका इनकम टैक्स एक हद से जैसे ऊपर जाता है हमको 30% देना पड़ता है, तो कॉरपोरेट क्यों नहीं देगा? मोदी जी की सरकार ने उसको 20% कर दिया। ये हकीकत है। इससे आप असमानता कैसे दूर करोगे? और जब मोदी जी से पूछा जाता है कि असमानता बढ़ रही है तो कहते हैं तो क्या मैं सबको गरीब बना दूं? ये जवाब उनका होता है। दूसरा, एक चुनाव के बीच में मसला उठा था, इनहेरिटेंस टैक्स। ये क्या होता है? आपको अपनी खानदानी दौलत मिल रही है, उस दौलत में से सरकार को कुछ टैक्स दीजिए।
ताकि वो टैक्स, ये जो 64% जीएसटी गरीब से वसूल रही है, इसमें कुछ राहत मिल जाए उनको। क्योंकि जब आप वहाँ से कॉरपोरेट टैक्स 30 का 20 कर दोगे, उनको तमाम सारी टैक्स की रियायतें दे दोगे, ज़मीनें सस्ते में दे दोगे, सब कुछ कर दोगे जनता के पॉकेट से, तो वसूली कहाँ से करोगे? गर्दन काटोगे। वही देश के 50% आबादी से आप 64% टैक्स ले रहे हो। तो वो इनहेरिटेंस टैक्स क्या था? अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, और जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, कुछ राज्यों में लगता है। होता क्या है वहाँ पे? अब आपको मोदी जी ने, देखिए ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये तो शातिर होते हैं। जैसे ही इनहेरिटेंस टैक्स की बात आई, सैम पित्रोदा ने मसला उठाया। एक ईमानदार बात थी, भोला आदमी है तो आप जानते होंगे, जो मन में आया बोल दिया। उन्होंने जब ये मसला उठाया तो बीजेपी ने क्या कहा? आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपके घर की नज़र है, आपकी बचत पे नज़र है। लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स ये नहीं होता जिसकी उसने बात की थी। ये मक्कारी है जो लगातार दिखती है। सदन में हिंदुओं को नहीं कहा था राहुल गांधी ने, बदल दिया। इसी तरह से इनहेरिटेंस टैक्स को भी बदल दिया, और इतना शोर मचाते हैं, इतना बड़ा सोशल मीडिया है, सारे नेता एक साथ बयान देने लगते हैं कि आप असली बात पता ही नहीं कर पाते, आप उसी में बह जाते हो। ये देश के लोगों के साथ कपट हो रहा है देखा जाए तो, अगर झूठ को सच, सच को झूठ बनाया जा रहा है तो, जो हमारे सामने है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो रहा है। खैर, इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो अमेरिका में भी ऐसे नहीं लगता कि सब क्यों मेरे और आपके ऊपर लग जाए। जिस संपत्ति की कीमत मैरीलैंड स्टेट में जो वहाँ पर लगा रहे हैं कि जो संपत्ति बाप से बेटे को जा रही है, अगर उसकी कीमत $50,000 से ज़्यादा है तो ही इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। पहली चीज़, अगर उससे कम है तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यानी आपके पिताजी से आपको दौलत मिल रही है और $50,000 पर 80 से गुणा कर लीजिए आप $50,000 का, तो वो डॉलर पैसा अगर आपको मिल रहा है पिताजी से तो आपको इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। भैया आप अपने पिताजी से अगर 100 करोड़ ले रहे हो तो 2 करोड़ पे इस देश का भी हक है कि नहीं है? अब ये अनंत अंबानी जो हैं, इन्होंने कौन सा पराक्रम से धन प्राप्त किया है? पिताजी का धन इनको मिल रहा है, उस धन में से कुछ देश को मिल जाए, गरीब आदमी की लूट कम हो जाए, इसमें बुराई क्या है? लेकिन मोदी जी ने उस अमीरों पे लगने वाले इनहेरिटेंस टैक्स को सीधे सीधे ऐसे बदल दिया कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। कांग्रेस की नज़र आपके मंगलसूत्र पे है भाइयों बहनों, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। ये सब पूरी कहानी बना के और सीधे सीधे इन लोगों को बचाने का काम किया। इन लोगों को बचाने के कई तरह के काम होते हैं। जैसे कहीं पे कोई कंपनी बंद हो रही होती है भ्रष्टाचार के कारण, फ्रॉड के कारण, बेईमानी के कारण, तो बचाव करने वाले कहते हैं कि साहब इतने सारे लोग इस कंपनी में काम करते हो, बेरोजगार हो जाएंगे। उसी गरीब आदमी को आगे कर देते हैं जिसको बेटे की शादी में हज़ारों करोड़ खर्च करने के बावजूद नमकीन का पैकेट दे रहे हो। जब अंबानी की कंपनी में आंच आएगी तो जिसको नमकीन का पैकेट दे रहे हैं कहेंगे देखो इसको बेरोजगार कर देंगे ये लोग, इसलिए हमारी कंपनी पे एक्शन नहीं होना चाहिए। और ये आपने 100 दफ़ा देखा होगा। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें इनहेरिटेंस टैक्स जो है, इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे कि आप अगर अपनी, कई जगहों पर अमेरिका में कानून है कि आप अपनी पत्नी को, अगर आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कितनी भी प्रॉपर्टी हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे को ट्रांसफ़र हो रही है तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स में यहाँ पे ये भी कानून है। कुछ कानून ये भी है कि अगर आपने अपना पैसा ट्रस्ट बना दिया तो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो भाई साहब, जब इतने सारे कानून हैं तो एक व्यवस्था ले आइए। जब पूरे देश को लूट लूट के उनका घर भर रहे हो, मैंने बताया कि कैसे हम सबकी सुरक्षा की कीमत पे, देश के जोखिम पे, अमेरिका जैसे देश से दुश्मनी लेके तुमने रूस से पेट्रोल खरीदा और पुतिन को खुश करने में लग गए और अंबानी का एकदम खजाना भर दिया। तो भाई साहब, कम से कम जनता के लिए भी तो सोचना बनता है। तो ये है वो चिंतन, वो सोच, वो समझ, वो दृष्टिकोण। प्रियंका चोपड़ा ने दूल्हे की कार के आगे कैसा ठुमका लगाया। ये तमाशा मनोरंजन से ज़्यादा ज़रूरी इस देश को ये जानने की ज़रूरत है कि भैया ये जो चमक दमक देख रहे हो, ये तुम्हारा ही पैसा लूट के आई है। और इस लूट में इस देश के सिस्टम ने, इस देश की सरकार की नीतियों ने उनकी मदद की है। वोट देने से पहले याद रखना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।